बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। हमने मैथ की सीरीज़ शुरू की हुई थी। आज हम चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 है प्रोपोर्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब जो दो रेशोज़ हों आपके पास, उनको आप इक्वेट कर दें, इक्वल साइन से इक्वल कंसीडर करवा दें हमें, या खुद को कंसीडर करवा दें कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट। और प्रोपोर्शनल, इस हम इक्वल साइन को हम 4 डॉट से रिप्लेस करते हैं। इन 4 डॉट्स को क्या कहते हैं, इनको प्रोपोर्शन कहते हैं। और जो 2 डॉट्स हैं उनको क्या कहते हैं, इसको रेशो कहते हैं, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स हैं प्रोपोर्शन की, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर रीड भी कर लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर 2 क्वांटिटीज़ है और एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी भी उसके साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करें और दूसरी डिक्रीज़ हो, इसी तरीके से अगर आप एक चीज़ डिक्रीज़ करें और दूसरी इंक्रीज़ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। When one quantity is increased, the other increases also increases। मतलब वही बात, अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड ऑन डिक्रीजिंग वन क्वांटिटी अदर आल्सो गोज डिक्रीजिंग। मतलब दूसरी चीज़ को हम डिक्रीज़ करें तो पहली चीज़ भी डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन। मतलब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हों या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हों तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन उसका रेसिप्रोकल है। लेट्स से व्हेन वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड अदर इज़ डिक्रीज। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये भी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आगे चलते हैं, फर्दर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो 20 पेन्स कॉस्ट 200 रुपीज़। 20 पेन्स हैं, उनकी कीमत कितनी है, 200 रुपये। What will be the cost of 35 पेन्स। तो 35 पेन्स की क्या प्राइस होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने देखें क्या किया, आपने लिखा 20 रेशो 35 रेशो 200 रेशो x। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल। ये जो इनर वाले दो हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आउटर दो हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 20 रेशो 35 कैसे लिखा। 20 रेशो 35 मैंने फिर लिखा प्रोपोर्शन 200 रेशो x। जो चीज़ हमें यहाँ पर नॉन होगी, देखें 20 पेन है और 35 पेन है, ये नॉन है, तो ये आप लेफ़्ट मोस्ट पे रखेंगे। 20 लिखा फिर 35 लिखा, फिर क्या है, फिर हमारे पास 200 रुपये भी हमें नॉन है, वो हमने राइट साइड पे लिखा, और जो चीज़ हमें नॉन नहीं थी उसकी जगह हमने x लिख दिया। तो ये सिंपल इस तरह होगा। आसान हो जाए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया, जो नॉन चीज़ें हैं, मतलब 4 चीज़ें होती हैं हमेशा, उनमें से एक चीज़ आपने फाइंड करनी होती है, 3 गिवन होती हैं। जो चीज़ गिवन हो, 2 देखें, पेन और ये पेन दोनों गिवन थे, आपने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। उसके बाद राइट साइड पे आपने रुपीज़ लिख दिया, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट अननोन था। उसके राइट साइड पे आपने लिख दिया x। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि बाहर वाले जो 2 थे उनको मल्टीप्लाई कराना है और इक्वल कर देना है इनर 2 को, के इक्वल कर देना, प्रोडक्ट के इक्वल। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन किया तो हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, अब ये x हमें चाहिए था, तो x हमने यहीं रहने दिया, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया,
2 1 द 2, 2 10 द 20, 350 हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया। दैट वाज वेरी सिंपल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। फार्मूला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है वो यहाँ पे गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो इनर वाले हैं इनको मीन्स कहते हैं, जो बाहर वाले हैं उनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ द प्राइस ऑफ 80 शेयर्स इज़ 22,000 रुपीज़ की 80 शेयर्स हैं। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 30 शेयर्स। 30 शेयर्स की प्राइस आपने बतानी है और 80 शेयर्स की गिवन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स की दोनों क्वांटिटीज़ गिवन है तो आपने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया, पहले वाली को पहले लिख दिया 80 शेयर्स देन 30 शेयर्स, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद जो रुपीज़ गिवन थे वो लिख दिया और जहाँ पे फाइंड करने थे वहाँ पे एक्स लिख दिया। इनको हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से जवाब निकल के ये प्रपोर्शन को सॉल्व किया, ये कैंसिल, उसके बाद इनको कैंसिलेशन की तो हमारे पास आ गया 8,250 रुपीज़। ठीक है। जब आपके पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी और चौथी आपने फाइंड करनी होंगी तो आप सिंपल से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगा के ये फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है कंपाउंड प्रोपोर्शन विथ मोर देन 2 थिंग्स। कंपाउंड प्रोपोर्शन विथ मोर देन 2 थिंग। यूज़ एरो मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। जब 2 से ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी हो तो आपने क्या करना है, आपने एरो मेथड फॉलो करना है। इसके लिए एरो मेथड में 3 स्टेप्स करने होते हैं। आपने कंस्ट्रक्ट अ टेबल, मतलब आपने यूँ टेबल बना दिया, ठीक है। एक साइड पे लिख दिया कॉस्ट, एक साइड पे आपने लिख दिया अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आपने लिख दी, इसकी 10 थी, इसकी x थी, इसकी 5 थी, इसकी 9 थी, ठीक है। फिर आपने देखना है कि अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। जाहिर सी बात है अगर कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। लेफ़्ट साइड वाला एरो हमेशा ऊपर रहेगा, राइट साइड वाला नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, ये आपने ऊपर वाली क्वांटिटीज़ से देखना है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर मैं 10 रुपये की एक चीज़ लेता था पहले, अब 10 रुपये की, उसकी प्राइस महंगी हो गई है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना। तो एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम हो जाएगी तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो कंस्ट्रक्ट द टेबल, ये बात मैंने क्लियर कर दी आपको। ड्रा एरोज़, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले एरो हमेशा लेफ़्ट साइड वाला जो है ऊपर की तरफ जाएगा। सॉल्व द प्रपोर्शन कीपिंग द अननोन रेशो, मतलब कि फिर आपने इसको प्रपोर्शन को सॉल्व करना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस साइड पे टेल होगी वो चीज़ ऊपर आएगी। लेट्स से अगर मैं इस प्रपोर्शन को सॉल्व करूँ, x/10 आएगा इज़ इक्वल टू 5/9 आएगा। आपने कहना था कि ये ऊपर आना चाहिए ना, बट ये x की टेल वाली साइड जो है उसके ऊपर जो चीज़ होगी वो ऊपर आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे टेल पे 5 था तो इसको हमने इस वजह से ऊपर रखा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। 6 men works for 12 days। 6 लोग हैं, 12 दिन काम करते हैं। To finish a task if more 2 men are added, मतलब कि इन पुराने लोगों में, इन 6 लोगों में 2 लोग और ऐड हो गए। How much days will it takes to finish the same task? टास्क सेम है और आपको 2 लोग और मिल गए। देखें मैन ये रहे और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं आपको ना इस तरीके से कराऊंगा। इसमें जो चीज़ अननोन होती है उसको आपने हमेशा लेफ़्ट साइड पर रखना होता है। तो अब हम यूँ करेंगे, हमारे पास पहले कितने थे, 12 दिन थे। फिर हमें बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। मैन हमारे पास 6 थे, उसके बाद 2 और ऐड हो गए तो 8 हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पहला एरो ऊपर आ जाएगा। अब मुझे आप बताएं, एक काम हो रहा है, लेट्स से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो अगर लोग कम हैं तो भाई वो लगे रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर लोगों की क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ बढ़ा रहे हैं
अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, तो एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पहला एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा एक्स वाली क्वांटिटी पे, उसके बाद दूसरा एरो हमने नीचे लगा दिया कि हमने इनका कंपैरिजन किया कि अगर दिन ज़्यादा होंगे तो लोग कम होंगे, जाहिर सी बात है, तभी ज़्यादा काम करेंगे ना, वरना एक बंदा तो सारा उम्र लगा रहे तो बड़ी मुश्किल से काम कंप्लीट करेगा। तो अब क्या होगा, आपको मैंने बताया कि एक्स वाली चीज़ को ऊपर रख दिया, नीचे आ गया 12 इज़ इक्वल टू 6/8। अब इसको फर्दर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक्स वहीं रहने दिया, 6/8 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। तो 9 आपका जवाब आएगा कि जो काम होगा वो 9 दिनों में हो जाएगा, जो पहले 12 दिनों में हो रहा था। यहाँ से भी आपको समझ आ गई कि लोग बढ़ गए तो टाइम कम दिन में, काम कम दिन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कैंप हैज़ 30-day स्टॉक ऑफ फूड फॉर 900 सोल्जर्स, 150 सोल्जर लीव्स द कैंप, मतलब 150 लोगों ने कैंप छोड़ दिया, सोल्जर्स ने। टेल हाउ मैनी डेज सेम स्टॉक ऑफ फूड विल बी सफिशिएंट। अब यहाँ से आपको पता तो लगना ही चाहिए कि लोग कम हो जाएंगे तो आराम से खाना शाना लंबे अरसे तक चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इसको आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। तो 30 दिन थे तो इनको 30 लिख दिया, फिर x लिख दिया, फिर ये वाले जो थे 900 सोल्जर थे, फिर 150 चले गए तो आपने इसमें से माइनस कर दिया 150 900 में से, तो आपके पास आ गए 750। अब बस सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि x/30 इज़ इक्वल टू